नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। देश में 1932 के बाद पहली मर्तबा क्षेत्र, समुदाय, जाति और आय वर्ग पर आधारित जनगणना 2011 के आंकड़े आ चुके हैं। हालांकि इन आंकड़ों में सामान्य और ओबीसी वर्ग को लेकर रिपोर्ट को उजागर नहीं किया गया। बावजूद इसके भी ये आंकड़े केंद्र और इसके अलावा राज्य सरकार के लिए बेहद अहम समझे जाने वाले हैं। इन आंकड़ों में भारत की सही तस्वीर के मायने सामने आने लगे हैं। हालांकि राजनीतिक तर्क है कि सरकारों को आर्थिक पिछड़ेपन से ज्यादा परेशानी है। ऐसे में इन आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो ये समझा जा सकता है कि राज्य दर राज्य कितने घरों में नौकरी पेशा लोग रहते हैं, महीनों में कितने लोग 5,000 से ज्यादा कमा पाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी जमीन या गाड़ी है। समझा जाए तो इन आंकड़ों में देश की हकीकत छिपी है, जो आज़ादी के 6.5 दशक बाद तक के राज करने वाली सरकारों को आईना दिखा सकती है। बिग फाइट लाइव के दौरान आज इसी पर बात होगी और यह है देश की सच्चाई। बात एक देश में बसे दो मुल्कों पर होगी। भारत कितना इंडिया बना, आज देखिए। बिग फाइट लाइव में आज एक सवाल भी आपके लिए हम लेकर आए हैं। आज हमारा सवाल है बिग फाइट लाइव के दौरान कि क्या भारत सामाजिक और आर्थिक जनगणना के आंकड़े सरकारों के लिए आईना है। आप अपनी राय हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर दे सकते हैं। फेसबुक के जरिए आप बता सकते हैं कि सवाल पर आप क्या सोचते हैं। इसके साथ साथ ट्विटर पर #live बिग फाइट लाइव टाइप करके भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। इस चर्चा में आज हमारे साथ बीजेपी नेता शंकर सिंह जी राजपुरोहित हैं, कांग्रेस नेता सुशील आसोपा जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता कमल टाक साहब है और समाजशास्त्री राजीव गुप्ता जी बातचीत में हमारे साथ हैं। आप सभी से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो ताज़ा आंकड़े हैं 2011 के, हम अपनी रिपोर्ट दिखाएं उससे पहले आपकी क्या राय है। शंकर सिंह जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। सत्ताधारी दल में आप हैं, इसलिए जानना चाह रहे हैं 2011 के आंकड़े आ चुके हैं, इनमें ग्रामीण परिवेश को लेकर खासतौर पर जो जिक्र है, क्या विकास के दावों की पोल खुलती है? ऐसा है, विकास के दावों की पोल तो खुल रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन ये परिस्थिति इतनी जबरदस्त नीचे पैंदे में गिरा दी थी। आज पिछले 60-65 वर्षों से जिस प्रकार से राज और शासन चल रहा था, अब ठीक है, परिवर्तन करना है, समय चाहिए। अब आज हम निश्चित रूप से पिछले 1 वर्ष के अंदर जो अगर आंकड़े देखें तो ग्रोथ बढ़ी है। हर मामले में हिंदुस्तान की कहीं न कहीं तस्वीर को एक अच्छी बनने में ये मददगार हुई है। और ये जो आज जो नतीजा है इस शासन का, ये आने वाले 5 सालों के बाद नजर आएगा। अब पिछले 50-60 सालों में क्या हुआ है, उसी का नतीजा यह है कि आज जातिवाद के इस झगड़े के अंदर मोल और उसके कारण कोई भी समाज अपने गरीबी की रेखा से ऊंचा उठने के लिए। चलिए, आपकी बात में एक बात निकल कर आती है, ग्रोथ बढ़ी है और 1 साल के दौरान विकास दर बढ़ी है। सुशील आसोपा साहब, इसी पर जवाब चाहूंगा। देखिए, मैं आपको इसमें जो पहलू आ रहा है कि आर्थिक गणना का जो 74% का आपने बात कही है, मुझे लगता है कि मीडिया का ध्यान समाचार पत्रों में भी आया है। मैं इसका वर्बेटम एक लाइन में आपको क्लियर करना चाहूँगा। बड़ा गौर करने वाला विषय, एकेडमिक विषय है ये जी। ए हाई 74% ऑफ द हाउस होल्ड्स सेड द मंथली इनकम ऑफ देयर हाईएस्ट अर्निंग मेंबर इज लेस देन 5,000। मतलब एक हाउस होल्ड के अंदर जो हाईएस्ट अर्निंग मेंबर है उसकी 5,000 से कम है। यानी कि 3 मेंबर अगर अर्निंग है तो एक हाउस होल्ड में इनकम 12,000 भी हो सकती है, 15,000 भी हो सकती है, 9,000 भी हो सकती है। इसको उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो हमें ये जो पर कैपिटा इनकम है वो हमें कहीं ज़्यादा नजर आएगी। इसको थोड़ा गहन अध्ययन करने की भी जरूरत है पूरी रिपोर्ट की। परिवार का जिक्र हुआ है, यहाँ परिवार का जिक्र हुआ है, इकाई परिवार को माना गया है और उसी आधार पर यह आकलन हुआ। तो इसलिए इसको थोड़ा सा उस परिप्रेक्ष्य में भी। तो ग्रोथ बढ़ी है या घटी है, आप तो ये बताइए। पहली बात। दूसरी बात ये कि 1950 से अगर हम शुरू करें तो वर्ष 2000 का जो आधार वर्ष लें और 1950 में पर कैपिटा इनकम अगर लें तो 5,708 रुपये थी, जो 2011 में 33,000 रुपये हुई है। और आप एक चीज़ गौर करें कि पिछले 10 सालों में रूरल सेक्टर में कमोडिटी की जो पहुंच है, उसकी जो रफ्तार है, वो 4 गुना बढ़ी है। चलिए, आपका भी संकेत रफ्तार की ओर है। राजीव गुप्ता साहब, आपकी क्या राय है?
ये सही माने में तो जनतंत्र की विफलता है। जी 1931 से लेकर के और सन 2015 तक यानी करीब 84 साल इस देश ने उपनिवेशवादी ताकतों को भी झेला, और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि 1947 के बाद नई उपनिवेशवादी ताकतों को झेला, और नतीजा ये हुआ कि गांव हाशिए पर चलते चले गए। एक विशेष दौर ये भी देखने वाला है कि 1991 के बाद यानी स्ट्रक्चरल जो चेंजेज हुए हैं आपके ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस है, जो नियो लिबरल रिफॉर्म्स है, उसके कारण गांव और पीछे चलते चले गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि कुछ शहर वही सिर्फ विकास का आईना बनेंगे। पहले वाले में वो महानगर थे, अब वो स्मार्ट सिटी बनने जा रहे हैं। और जो लोग मेरे साथी दोनों बैठे हैं, दोनों ही राजनीतिक दलों की सरकारें तो इनकी रही हैं, केंद्र में भी इनकी सरकारें रहीं, राज्यों में भी इनकी सरकारें रहीं, और ईमानदारी की बात यह है कि इन्होंने गांव के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं। और अब जब ये आंकड़े आ रहे हैं तो इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ आंकड़ों का जंगल है, जिसके बहाने ये अपनी सफलता या अपनी विफलता को कोई सपोर्ट सिस्टम देने की कोशिश कर क्या रहे हैं। इसको सरकारों का आईना समझा जा सकता है, कमल टाक साहब? जैसे ये जो निकला है अभी सारा का सारा, ये शायद 1 साल पहले ये हो चुका था सर्वे ऑलमोस्ट, अभी डिस्क्लोज जारी अब किया गया है। तो एक तो ये है जो चीज़ समझने की है, वो इसमें भी काफ़ी फर्क आया होगा। दूसरा ये और है, ये भी पूर्णतः जारी नहीं है, ये भी पूर्णतः जारी हुआ। दूसरी बात ये है कि ऐसे ही एक रिपोर्ट कही गई थी जिसमें मतलब इनकम्प्लीट थी, लेकिन उसमें प्रॉपर डेटा नहीं थे, लेकिन डेटा थे, और जो अर्जुन सेन गुप्ता के नाम से मशहूर थी, और उसमें कहा गया था कि पर व्यक्ति जो इनकम है वो 20 रुपए से कम है। तो नाउ द 80% पीपल और मतलब जो 80% लोग जो 20% से कम में जीवन यापन कर रहे थे, अगर इसको उठा के देखेंगे और इसको 166 रुपए परिवार, जो कि इसके अंदर रखा गया 5.32 है एक परिवार में मेंबर की संख्या, तो उस लिहाज से ये 27 से 28 रुपए हुआ है। लेकिन उसी लिहाज से आपकी इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं कमोबेश जो स्थिति थी 80% लोगों की, वो अभी भी वही है, कोई बड़ा फर्क नहीं आया अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट के बाद और अब उठा के देखो तो भी। यानी कि जो 80% गरीब लोग हैं वो गरीब हैं और वो दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। आओ गांव चले तो बहुत सुना, लेकिन गांव की तस्वीर क्या है देखते हैं। एक रिपोर्ट हमारी है, इसके जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि 2011 का ये सेंसेक्स किस ओर इशारा करता है। केंद्र सरकार ने सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इस रिपोर्ट में ग्रामीण भारत की विकट तस्वीर नजर आती है। रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि गांव में हर तीसरे परिवार के पास जमीन नहीं है और ये परिवार पेट पालने के लिए मजदूरी पर ही निर्भर है। यह रिपोर्ट पहली डिजिटल जनगणना है। इसके लिए दस्ती इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। गणना के मुताबिक 23.52% ग्रामीण परिवारों में 25 से अधिक उम्र का कोई शिक्षित वयस्क नहीं है। यह ग्रामीण क्षेत्र के शैक्षिक पिछड़ेपन का संकेत देता है। यह जनगणना ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से 640 जिलों में की गई, जिसे वित्त मंत्री अरुण जेटली और ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जारी किया। जाहिर है कि पिछले 6 दशक में कई सरकारें आई और गई, विकास के तमाम बड़े दावे किए गए, लेकिन सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना के हाल ही जारी हुए आंकड़ों में विकास के दावों की असली हकीकत सामने रखती है। सामाजिक आर्थिक जनगणना के आंकड़ों से खुलासा हुआ है कि ग्रामीण इलाकों में महज 3.30% परिवार ही आयकर भरने वाले हैं, यानी करीब 97% आबादी आयकर दायरे से बाहर है। 73.11% ग्रामीण परिवार आज भी 166 रुपए रोजाना भी नहीं कमा पाते। परिवार में औसत 5 व्यक्ति माने गए हैं। हालांकि आंकड़ा 5.32 व्यक्तियों का है। प्रदेश में 1,22,02,227 कुल ग्रामीण परिवार हैं। गाँव में 38% परिवार भूमिहीन है।
80% ग्रामीण परिवारों के पास आज भी कोई वाहन नहीं है, जबकि 31.83% ग्रामीण परिवार आज भी संचार की सुविधा से वंचित हैं। यानी इनके पास ना तो मोबाइल है ना लैंडलाइन। वहीं 43.61% परिवार दिहाड़ी मजदूरी करके गुजारा चलाते हैं। किसानों के भले ही सरकारें कितने ही दावे करती हो, लेकिन 8,60,000 किसान परिवारों के पास ही 50,000 से ज्यादा की क्रेडिट वाला किसान क्रेडिट कार्ड है। जाहिर है इन आंकड़ों से तो विकास के दावों की अलग ही तस्वीर निकल कर आती है। ऐसे हालात में जब एक सरकार ने मनरेगा के अस्तित्व को लेकर ही सवाल खड़े कर दिया, एक प्रधानमंत्री की विजन पर क्या ये सवाल किया जा सकता है? दूसरा सवाल ये भी है कि मनरेगा ने 10 साल में कितना सुधार किया, क्योंकि आंकड़े 2011 से पहले के हैं। वहीं सब्सिडी और देश में आर्थिक सुधारों को लेकर किए जा रहे प्रयोग भी क्या इन आंकड़ों के आने के बाद सरकारों को आईना दिखाने में कामयाब होंगे? चर्चा में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भागीरथ शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भागीरथ जी, आपके आने से पहले चर्चा यही थी कि इन आंकड़ों को किस तरह से समझा जाए, आपकी भी राय जानना चाहते हैं। 2011 के ये आंकड़े किस और इशारा करते हैं? भारत कहाँ गया? देखिए, जहाँ 73% ग्रामीण परिवार जी 188 रुपये भी नहीं कमा पाते हैं, 80% भूमिहीन है। गांव के अंदर तो सबके पास भूमि होनी चाहिए, भूमिहीन है और मजदूरी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जी तो 38%। तो ये साफ दिखता है कि कोई किसी तरह की आर्थिक उन्नति ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हुई है। जहाँ तक मनरेगा का सवाल है, एक टेम्परेरी इंजेक्शन है, ये कोई परमानेंट इसका इलाज नहीं है। ये तो फॉर द टाइम बीइंग आदमी भूखे नहीं मरे और उसको मजदूरी मिलते रहे और उसको रोटी थोड़ी चलती रहे, ये कोई वो नहीं है। प्रोग्राम अगर होना चाहिए। मनरेगा को लेकर ये अगर बात कर ली जाए तो समझना ये जरूरी है कि इसको लेकर एक चुनाव लड़ा गया, पूरी की पूरी सत्ता की वापसी हुई और उसी के आधार पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने भी बहस छेड़ी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मनरेगा बेकार प्रोग्राम है, मनरेगा अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन ये टेम्परेरी इंजेक्शन है। जी परमानेंट इलाज तो अंत्योदय जैसे प्रोग्राम से हो सकता है, जहाँ गरीब से गरीब परिवारों को आइडेंटिफाई करें, उनको अपने पाँव पे खड़े करें, रोजी रोटी के साधन दें। किसी को चाहे पशुपालन का दें, किसी को मुर्गी पालन का दें, किसी को लघु उद्योग की बात करें, किसी को कुछ करें, उसका खुद का काम होना चाहिए। उसके पाँव पे 2.5 लाख परिवारों को 2 साल के अंदर पाँव पे खड़ा किया था हमने। मैं देख रहा था इसको अंत्योदय को स्टेट लेवल से, पॉलिटिकल रीजन से उसको स्क्रैप कर दिया गया। जो ही गवर्नमेंट चेंज हुई, अंत्योदय के नाम से चिढ़ हो गई। तो अब तक जो हुआ वो सब मजाक था, एक तरह से समझा जाए कि जो दावे किए जाते हैं वो सिर्फ वोटों के लिए और चुनावों के लिए होते हैं। देखिए, वोट भी जो लेते हैं, मैं स्पष्ट बात कहूँगा, मुझे किसी का डर भय नहीं, मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ जी, पर अब तक जो चुनाव होते रहे हैं ये पैसों के बल पे होते रहे। आज एक एमपी के इलेक्शन में, जैसा पिछली बार आंकड़ा आया था, इस बार भी आंकड़ा आएगा, पिछली बार तो 20 करोड़ का आया था कि पर एमपी एवरेज खर्चा 20 करोड़ हुआ था। लेकिन मुद्दों का जिक्र यहाँ हम करें तो बेहतर होगा। तो राजेंद्र चौड़िया जी जुड़ गए हमारे साथ अजमेर से, उनसे भी बात कर लेते हैं। बताइए राजेंद्र जी, आपकी क्या राय है? राजेंद्र जी जी मैं अजमेर से राजेंद्र चौड़िया बोल रहा हूँ। बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हर 11 साल में जो है सरकारी आंकड़े आते हैं, जनगणना जो है एक आईना दिखाता है, सरकार इसके अनुसार काम नहीं करती है, आंकड़े भ्रमित कर देते हैं, गांव की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इनके आंकड़े मोहजाल में फंसे हुए बताते हैं, जाके जनता इनको वोट दे। शुक्रिया आपका। फिलहाल सेंसेक्स 21 राज्यों के 640 जिलों ने क्या स्थिति है वो बयान कर दी है। देश में क्या कुछ चल रहा है ये बयान हो चुका है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे चर्चा को जारी रखा जाएगा और समझने की कोशिश की जाएगी। भारत को इंडिया में बदलने के दावे होते हैं, एक देश में 2 मुल्कों की बात होती है, लेकिन कितना सच है और कितना फसाना, ब्रेक के उस पार। आज किसी की इनकम 5,000 रुपये है,
अब उस 5,000 में वो अपना काम भी करेगा, परचेजिंग भी करेगा, खाने पीने का सामान मिलेगा, तो महंगाई बढ़ी है तो सामान महंगा होगा, तो उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी सारी। किसानों की तरफ और ध्यान देना चाहिए। किसानों की तरफ ध्यान देने से और गाँव की तरफ ध्यान देने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि जो गाँव की पॉपुलेशन है वह शहरों में आके शहरों की और जनसंख्या नहीं बढ़ाएगी। और अगर एक सी सुविधा गाँव में और शहर में हो तो कोई गाँव से शहर क्यों आएगा। तस्वीर हमारे सामने है और चर्चा में सवाल भी हम आपके सामने रख चुके हैं, जिसके जरिए हम जानना चाहते हैं कि क्या ताज़ा आंकड़े सरकारों को आईना दिखाती है। लेकिन इस बीच में एक सवाल, कुछ पुरानी रिपोर्ट्स का भी गरीबी का जिक्र किया गया। सी रंगराजन की एक रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक अगर गौर किया जाए 21% से ऊपर परिवारों को माना गया कि जो बीपीएल के दायरे में आते हैं। ऐसे हालात में फिर क्या वो आंकड़े सच्चाई को बयान करते हैं? जो गाँवों की तस्वीर है, जो भारत की तस्वीर है, कैसे इंडिया बनेगा अगर नरेंद्र मोदी या फिर मनमोहन सिंह की सरकार ने दावा किया वो पूरा नहीं होता है। राजीव गुप्ता जी, इन आंकड़ों की गहराई को अगर मायनों से समझने की बात करें, राजनीति को परे छोड़ दें और सामाजिक स्थिति की बात करें, आने वाले भारत की बात करें, कहां चिंता की बात सबसे ज्यादा नजर आती है? चिंता की बात अभी तो ये आंकड़े पूरी रिपोर्ट आई नहीं, क्योंकि जातिगत आधार पर जो आना चाहिए था वो अपने पास में अभी आंकड़े नहीं आए जी। दूसरा, नगरों के अभी आंकड़े नहीं आए हमारे पास। ये जो अभी तो जो रिवीलेशन है वो इतना भयानक है, भयानक मैं शब्द जानबूझ करके इस्तेमाल कर रहा हूँ। उत्सा पटनायक की एक पुस्तक थी, मुझे वो उसका टाइटल याद आ रहा है। उन्होंने लिखा था कि इंडिया इज द रिपब्लिक ऑफ हंगर। ये जो रिपब्लिक ऑफ हंगर है वो हमारे सामने है, जहाँ पर कि कैजुअल लेबर के रूप में लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं है, जहाँ पर लोगों के पास जमीनें नहीं है। मुझे तब मैंने इसलिए कहा कि 91 एक ब्रेकिंग पॉइंट है। मैं उस आंकड़े को दुरुस्त कर दूं, सी रंगराजन वाला जो आंकड़ा था वो करीब 30% बीपीएल परिवारों को बताता है, जबकि जो 21 से 22 के पास है वो सुरेश तेंदुलकर की रिपोर्ट में जिक्र था। मतलब दोनों को समझा जा सकता है, दोनों ही इशारा करते हैं। बीपीएल परिवार मतलब अत्यंत पिछड़े गरीब, बिल्कुल उनका नहीं, तीनों ही ले लें, अर्जुन सेन गुप्ता ले लें, रंगराजन ले लें, तेंदुलकर रिपोर्ट ले लें, इन तीनों के अगर आप आंकड़ों पर गौर करें तो वो बार बार यही संकेत दे रहे हैं कि आप गांव को इंटेंशनली हाशिए पर ला रहे हैं। इंटेंशनली, मैं बहुत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इंटेंशनली ला रहे हैं। उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, उनके जो लाइवलीहुड के पैटर्न्स हैं उनको खत्म किया जा रहा है, उनकी लोकल नॉलेज सिस्टम्स को खत्म किया जा रहा है और गांव के व्यक्ति को बाध्य कर रहे हैं कि वो शहर में आकर के कैजुअल वर्कर के रूप में मेनली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का हिस्सा बने और अपने परिवार की और अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करें। हमने ये जो गरीबी का जो सिंड्रोम पैदा किया है, जो डेप्रीवेशन का सिंड्रोम पैदा किया है, मैं ये मानता हूं कि, और इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि ये सवाल सामाजिक आर्थिक से ज़्यादा राजनीतिक है और ये पॉलिटिकल इकोनॉमी है जो दर्शाती है कि हमने इस देश की आम जनता के साथ, जिसको हम कहते थे बी द पीपल ऑफ इंडिया, उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है। किसी सरकार की अगर बात की जाए, किसी सरकार की अगर बात की जाए, जी मैं इसमें एक चीज का इंटरवेंशन करना चाहूंगा कि हम बात कर रहे हैं गाँव की विशेष करके, और आपकी रिपोर्ट में भी आया 73%। एक सबसे बढ़िया रोचक आंकड़ा है जो शायद आप पेश करने से रह गए, वो ये है कि गांव में रहने वालों की आबादी बड़ी है, पलायन कम हुआ है। पलायन कम हुआ है, शहरीकरण की अगर बात की जाए। एंड नाउ अगेन व्हाई, अगेन द क्वेश्चन कम्स व्हाई, कि भाई पलायन क्यों कम हुआ? गांव में जब हम कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं कम है, हालात बुरे हैं, किसानियत बुरी है, फिर भी लोग रुके हैं। अगेन द नरेगा हैज गिवन द लाइफलाइन टू बी देयर, मतलब वहीं रहने की जो स्थिति बनाई है वो नरेगा ने बनाई। मैं उसी पर आ रहा था, दरअसल यही बात मैं करने जा रहा था। और शंकर सिंह जी, यही सवाल आपसे है। जब पीएम मोदी आते हैं सबसे पहले मनरेगा पर अटैक करते हैं और उसको कहते हैं कि ये ऐसी योजना है जिसकी जरूरत फिलहाल इस तरीके से नहीं थी जिस तरह से बात की गई। इस दौरान सवालात भी खड़े हुए कि मनरेगा को लेकर अस्तित्व क्या होगा, भविष्य क्या होगा। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री पहुंच गई थी दिल्ली और इस बात को लेकर सवाल खड़े किए थे कि मनरेगा की जगह और कोई स्कीम लाई जा सकती है। नहीं, इसमें महानरेगा की जगह पर और स्कीम लाई जा सकती है। ये हकीकत में मैं आपकी इस बात पे थोड़ा सा कहूँगा कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को, जैसे ये गाँवों की बात करिए, गाँव को उठाने के लिए व्यक्ति को उठाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि भाई इतना सा कर ले ये पैसा और घर जाके खा के सो जा। अरे
व्यक्ति को उठाने के लिए उसको कहीं ना कहीं काम देना पड़ेगा। आपने जैसा कही अंत्योदय वाली, मतलब गांव के उस अंतिम व्यक्ति का उदय हम कैसे करें, वो सोच जब तक नहीं लाओगे, ये क्या है, नरेगा के माध्यम से आज आप व्यक्ति को कमजोर कर रहे हो। स्क्रैप कर दीजिए उसको, आपने तो बजट हमने उतना स्क्रैप करने रखा है, हमने ये कहा उसमें सुधार करेंगे, स्क्रैप कर नहीं दीजिए। नहीं, हमने ये कहा उसमें सुधार करके 4 साल बाद व्यक्ति रिजल्ट को देख खड़ा लीजिए। करेंगे। नहीं, हमने ये कहा है उसमें सुधार करके व्यक्ति को खड़ा करना पड़ेगा, व्यक्ति स्क्रैप को करिए, उठाना देश पड़ेगा। कहाँ चला जाएगा मालूम उस पड़ व्यक्ति जाएगा। को, अरे किसने कह दिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने अंतिम नदियों को व्यक्ति नदियां को जोड़ने तो वाली उसी में बात, मिल रहा है। आज अगर गाँवों में पानी पहुंच जाता तो निश्चित रूप से एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ती और व्यक्ति, हर व्यक्ति को आपको काम मिलता। मालूम मैं इस बहस में कमल टाक साहब आपको भी शामिल करना चाहूंगा, स्क्रीन पर उनको भी लाइए प्लीज। कमल टाक साहब, ये जो तस्वीर है इसमें क्या नजर आता है? मनरेगा को लेकर सवाल उठा, खासतौर पर वो आप मानते हैं बेहतर स्कीम है, गांवों में जो कुछ भी पलायन रुका, और ऐसा आंकड़ों में भी जिक्र आया कि रुका है पलायन, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी सरकार, मौजूदा सरकार इस बात को एग्री नहीं करती। देखिए, इसके 2 आयाम हैं और मैं 2 आयाम अलग अलग तरीके से बोलना चाहूँगा। पहला आयाम तो ये है कि गांव में गांव वालों को कोई ना कोई काम मिला है और उस काम मिलने की वजह से वो वहीं रुके हैं, बाहर नहीं गए काम ढूंढने के लिए। दिस इज अ वेरी क्लियर थिंग कि किसी भी गांव वाले को अगर आप गांव में काम मुहैया कराएंगे तो वो वहीं रुकेगा, वो वहीं अपना जीवन यापन करेगा, उसे शहर जाने की जरूरत नहीं। इट्स अ वेरी, लेट मी कंप्लीट अगेन, बट व्हाट यू हैव मेक इट, ऑल द पीपल हैव, मतलब सारे लोगों ने इसके साथ पॉलिटिक्स खेलना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं, मोदी साहब कहते हैं कि साहब मेरे पास और कोई समझ है या नहीं है, लेकिन मैं इतनी पॉलिटिक्स तो जानता हूं कि नरेगा को ढोल बजा के बजाता रहूंगा। एक बात, तो व्हाट इज द मीन? मनरेगा को, चलिए मनरेगा इफेक्ट होगी नहीं होगी, उसके साथ में नेशनल हाउसिंग मिशन जो मिशन है उसकी बात कर लीजिए, रूरल एम्प्लॉयमेंट मिशन है उसकी बात कर लीजिए, इंदिरा गांधी आवास योजना है उसकी बात कर लीजिए। क्या ये तमाम योजनाएं भी प्रभावित होंगी? क्योंकि हर किसी पर सवाल खड़ा होता है इन आंकड़ों के पर अगर गौर किया जाए। किसी भी योजना के अंदर आप देखिए कि हर परिवार को काम मुहैया करना या हर परिवार को लाभ मिलने की व्यवस्था नहीं थी एक्सेप्ट नरेगा। नरेगा ने हर परिवार को लाभ दिया है और उसी वजह से परिवार वाले वहां पर रुक पाए हैं, उसी वजह से उनकी लाइफस्टाइल भी बदली है, उसी वजह से उनका जीवन स्तर भी सुधार हुआ है कई जगह पर। और उस वजह से अब बात यह आती है कि नरेगा मनरेगा आ गई, लेकिन बाकी योजनाओं का क्या? देखिए, अगर आप मनरेगा को खत्म करते नहीं, बाकी योजनाएं उससे लिंक हो सकती है, नहीं, कोई बड़ी बात, मैं दूसरी बात सिर्फ मनरेगा तक नहीं सिमट के रहेंगे, व्यक्ति को कमजोर करने की जरूरत नहीं है। काम जरूर देंगे। सवाल दूसरा है, राजीव गुप्ता साहब, सवाल दूसरा है, अगर आप मनरेगा जैसी स्कीम्स पर सवाल उठा रहे हैं तो आप पूरे के पूरे राइट अप्रोच, अधिकार के आधार पर लोगों को साधन मुहैया कराने की जो पूरी प्रणाली है उस पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। जी वसुंधरा जी ने, भागीरथ जी आप क्या कहेंगे इस मामले में? मैं मेरा अधिकार है, ये कह रहा हूं कि व्यक्ति को कहीं कहीं उठाने के लिए उस गांव का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आखिर कहीं मजदूरी, ठीक है, मजदूरी उसको उठाने के लिए क्या करेंगे? भागीरथ जी पहले आपकी राय जानना चाहूंगा, आऊंगा शंकर सिंह जी, मैं आऊंगा आपके पास में, आपकी राय जानूंगा जी। एहसान नहीं कर रहे हैं, ये मेरा अधिकार है, बिल्कुल जी बिल्कुल। भागीरथ जी पहले आपकी राय जानना चाहूंगा, मैं आऊंगा आप लोगों के पास लौटूंगा जी। व्यक्ति को पांव पे खड़े करने वाली बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब तक वो पांव पे खड़ा नहीं होगा तब तक मनरेगा की तो जरूरत है, आवश्यकता है। और बिल्कुल पलायन रुका है, ये आधार मनरेगा ही है। अभी तो केवल यही स्कीम है जो कम से कम रोजी रोटी तो थोड़ी बहुत तो दे रही है, जीने का साधन तो दे रही है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, देखिए मैं और एक इसके साथ साथ पैरेलल ये विचार करना पड़ेगा व्यक्ति को मजबूत कैसे करें। लेकिन शंकर सिंह जी, इस बीच सवाल यह है कि पीएम मोदी ने इसको लेकर जो फंडिंग थी उसको रोक दिया है, वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा जो यूपीए के 2 राज में हुआ था। वो तो वही बात हुई है, देखिए रोक नहीं पाए, वो रोक नहीं पाए, रोकना चाहते थे लेकिन रोक नहीं पाए। फंडिंग उस तरीके से नहीं हुई, लेकिन मोदी जी का विकास मॉडल स्मार्ट सिटी और बुलेट ट्रेन पर आकर के रुक जाता है, वहां पर गांव नहीं है कहीं पर भी। देखिए वहां गांव ही नहीं। जी भागीरथ जी, वो तो वही बात है जो अंत्योदय के साथ हुई थी। हर नई गवर्नमेंट आती है और पहले वाली योजना गवर्नमेंट को के ताक अच्छे पर रख प्रोग्राम्स देती है। को चैलेंज करती है, उसका नाम सुनना पसंद नहीं करती है। ये पॉलिटिक्स रोकनी चाहिए, जो अच्छा काम है वो होने दीजिए। और नहीं, आप, लेकिन ये आप आंकड़े हम आईना की जो आइंदा के आईने लिए- सरकार को आईना दिखाने वाला आइंदा- जो सवाल कर रहे हैं आइंदा उसके के लिए- पीछे वजह यही है कि कोई भी सरकार क्यों ना हो, अगर आइंदा के अच्छी लिए- योजना है तो उसको आगे चलाया आइंदा जाए। के लिए- जिन मिशन को लेकर आप शुरुआत मैं- पर आते हैं उसका अंजाम नहीं होता, मैं उससे 2-3 पहले उसको बात कहना परखने की चाह बात रहा आ हूं। जाती है। आइंदा के लिए 2-3 बात कहना चाह जी। रहा हूँ।
पहली बात तो ये है कि अंत्योदय जैसे प्रोग्राम को इमीडिएटली लागू करना चाहिए, अगर कर सकते हैं तो। इससे बढ़िया कोई प्रोग्राम हो नहीं सकता। वर्ल्ड बैंक का मैकनामारा आया था, जिसको मैं दूदू ले गया था, वहाँ हमारा मेला था। उसने हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हवा में लहराते हुए कहा कि माई बैंक कैन फंड एनी अमाउंट ऑफ मनी, मतलब पैसे की कमी नहीं है उस जैसे प्रोग्राम के लिए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये जितने भी सारे छोटे मोटे यूं ही जो है एक इंजेक्शंस लगा रहे हैं, उसके बजाय नदियों को जोड़ने का काम करिए ना। सारा कंप्लीट जो है बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, रेगिस्तान समाप्त हो जाएगा। और तीसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ, मैं जो 2 कॉलर हैं उनसे भी बात करनी है जी। उस्मान खान साहब काफी देर से हैं जयपुर से हमारे साथ, और धर्मेंद्र कुमार साहब भरतपुर से हमारे साथ हैं। उस्मान साहब नमस्कार सर। नमस्कार सर, जितनी भी सरकारें आती हैं घोषणाएं बहुत ज्यादा करती हैं, बहुत गरीबों के लिए भी कहते हैं, किसानों के लिए भी कहते हैं, योजनाएं भी चलाते हैं, योजना गरीब तक नहीं पहुंचाते हैं। योजना अगर गरीब कहीं ऑफिसों में चक्कर खाता है योजना के लिए कि कैसे आगे बढ़ूं, तो ऑफिसों में चक्कर खाते हुए इनके सालों बीत जाते हैं, और फिर गरीब इस तरीके से ऑफिसों में चक्कर खाएगा, आगे कैसे बढ़ेगा। चलिए धर्मेंद्र जी, आपकी भी राय जानना चाहेंगे। आप सभी को नमस्कार सर जी। सर मेरा यहाँ पर पूरी बात सुनना जरा। किसान का अर्थ प्रतिस्थापन, खेती का अर्थ घाटा, हमें इनसे निकलना होगा और तथा हमें नए कृषि वैज्ञानिक बनाने होंगे। पहाड़ों पर खेती करनी होगी, किसानों में हरित रेगिस्तान में हरित क्रांति लानी होगी, खेती को स्टाइलिश मतलब होटल व्यवसाय की तरह फार्म हाउस विकसित करने होंगे, तब जाकर के कृषि में क्रांति आएगी और तभी गाँवों में क्रांति आएगी। ब्रेक का कॉल है, ब्रेक पर जाऊंगा। ब्रेक के बाद सुशील वासोपा साहब आपसे वापसी होगी। इंदिरा गांधी का वो नारा पूरे देश को याद है, गरीबी हटाओ, लेकिन क्या गरीबी हट पाई? इस दरमियान और इसके दौरान बीजेपी को भी मौका मिला। क्या कुछ हुआ कांग्रेस और बीजेपी के राज में, और क्या कुछ किया जा सकता था? क्योंकि दावे काफी हुए, लेकिन ये रिपोर्ट कुछ और नजर करने पर मजबूर करती। फिलहाल एक ब्रेक। गांव में कोई ऐसी व्यवस्था उन्होंने की नहीं है, सरकार भी नहीं सोचती है गांव में ऐसी कोई व्यवस्था हो जिससे कि गांव का विकास हो। गांव शहरों में ही सिर्फ विकास हो रहा है, और शहरों में ही लोग पैसा लगा रहे हैं। बड़े बड़े व्यवसाय भी वो सारा का सारा पैसा शहरों में ही लगाते हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पे। ना गांव में कोई जाता है और ना ही गांव का कोई विकास की ओर ध्यान दे रहा है। महंगाई साल दर साल बढ़ रही है, उस हिसाब से लोगों का आर्थिक स्तर भी बढ़ रहा है, सुधार आ रहा है उसमें। पहले लोगों के पास सुविधाओं का अभाव होता था, अब हर आदमी सुविधा से जीने की कोशिश कर रहा है या जी रहा है। जैसे गाड़ियाँ मेंटेन कर रहे हैं, मोबाइल मेंटेन कर रहे हैं। पहले टीवी नहीं होते थे घरों में, एक होता था मोबाइल, किसी के पास होता था, बेस फोन किसी के पास